हाय गाइस, दिस इज मनु मिश्रा। सो वेलकम बैक विद अ सेशन जिसमें आज हम लोग 2 नवंबर के द हिंदू न्यूज़पेपर का एनालिसिस करेंगे। सो हियर वी स्टार्ट द एनालिसिस ऑफ टुडेस न्यूज़पेपर। So the first news, it's about India will achieve net zero emission by 2070. That's what Prime Minister said. So what happened? So India, one of the largest emitter of carbon dioxide CO2, देखा जाए तो इंडिया एज अ थर्ड लार्जेस्ट एमिटर भी है। और ओवरऑल चेक किया जाए तो ओवरऑल इंडिया की रैंक सिक्स आती है। अभी तक जितना भी कार्बन एमिट हुआ है उसमें इंडिया की रैंक, जो इंडिया का कॉन्ट्रीब्यूशन है, इंडिया कॉन्ट्रीब्यूशन के हिसाब से निकाला जाए तो इंडिया की रैंक सिक्स आती है। सो व्हाट हैपन, तो एक इंडिया ऐसी कंट्री थी, इतनी बड़ी मेजर कंट्री थी जिसने, इंडिया ने इंश्योर नहीं किया था कि हम लोग इस टाइमलाइन तक नेट जीरो अचीव कर लेंगे, या उन्होंने कोई ईयर नहीं बताया था कि जिससे हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड जो है, कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन हम लोग, नेट कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन हम लोग जीरो लेके आ जाएंगे। ऐसा कोई उन्होंने ईयर, ऐसा कोई टाइमलाइन फिक्स नहीं किया था। लेकिन कल सीओपी की मीटिंग थी, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज थी, सेशन नंबर 26। सेशन नंबर 26 में हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कंफर्म कर दिया और बोल दिया कि इंडिया जो है वो नेट जीरो कार्बन एमिशन अचीव कर लेगा बाय द ईयर ऑफ 2070। तो इंडिया, देखा जाए तो इंडिया वन ऑफ द मेजर कंट्री जिसका सबसे लेट टाइमलाइन है टू अचीव द नेट जीरो कार्बन एमिशन। ओके, हाँ, और मोदी जी ने एक बात और बोली है, उन्होंने ये चीज बोली है कि फॉर द स्पिरिट ऑफ क्लाइमेट जस्टिस के लिए डेवलप्ड कंट्रीज को एटलीस्ट $1 ट्रिलियन का फंड प्रोवाइड करना होगा, क्लाइमेट फाइनेंस फंड प्रोवाइड करना होगा, जिसके चलते जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं, जो और या मोस्ट वल्नरेबल कंट्रीज हैं, उनको असिस्ट किया जा सके, उनको सपोर्ट मिल सके, फाइनेंशियली सपोर्ट मिल सके टू एलिमिनेट दी कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम देयर लोअर एटमोस्फेयर। ओके, और उन्होंने एक चीज और इंश्योर करी है कि बाय द ईयर ऑफ 2030 इंडिया जो है वो, इंडिया 50% ऑफ द एनर्जी जो है वो रिन्यूएबल एनर्जी पर बेस्ड होगा, ये भी उन्होंने बोल दिया है। मूविंग फर्दर टुवर्ड्स द नेक्स्ट न्यूज, व्हाट हैपेंड, तो सुप्रीम कोर्ट में एक फिर से एक इशू आया। इशू था कि टोटल बैन क्यों नहीं लगा पा रहा कोर्ट, फायर क्रैकर्स में टोटल बैन क्यों नहीं लगा पा रहा। आप एक बार बैन लगा दो, है ना, पूरी तरीके से बैन लगा दो तो भैया कोई फटाके नहीं फोड़ेगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि हम ब्लैंकेट बैन नहीं लगा सकते फायर क्रैकर्स के ऊपर, क्योंकि इट्स नॉट पॉसिबल। हाँ, हम लोग एक काम कर सकते हैं, हम लोग वी कैन पुट दी मेजर्स जिससे जो फायर क्रैकर्स में से टॉक्सिक केमिकल्स निकलते हैं उनको प्रिवेंट किया जा सके और टॉक्सिक केमिकल्स का यूज ना हो सके। हम ये काम कर सकते हैं, बट हम लोग पूरे तरीके से ब्लैंकेट बैन नहीं लगा सकते फायर क्रैकर्स के ऊपर। अगर हमने फायर क्रैकर्स के ऊपर ब्लैंकेट बैन लगाया तो देयर आर चांसेस कि पब्लिक आउटरीच हो जाए। ओके, उन्होंने बोलिए कि हाँ, हम उन फायर क्रैकर्स को बैन कर सकते हैं जिसमें टॉक्सिक केमिकल्स है और जो इंजीरियस टू हेल्थ है। मूविंग फर्दर, सो व्हाट हैपन, सो हमारे देश के प्रधानमंत्री ऑब्वियसली बात है कहाँ गए, ग्लासगो गए। किस लिए, सीओपी की मीटिंग के लिए। ऑब्वियसली बात है, जब सीओपी की मीटिंग के लिए गए तो तो वहां के यूके के प्रेसिडेंट से भी मिले होंगे, यूके के प्राइम मिनिस्टर से मिले होंगे, तो यूके के प्राइम मिनिस्टर से मिले, और यूके के प्राइम मिनिस्टर है बोरिस जॉनसन। और बोरिस जॉनसन और मोदी जी का डिस्कशन हुआ अबाउट दी अफगानिस्तान के इशू को लेकर, है ना, अफगानिस्तान के इशू को लेकर उनको डिस्कशन हुआ। उसके साथ साथ उन्होंने 2030 तक का रोड मैप तैयार कर लिया है। अबाउट दी रोड मैप, इट्स अबाउट दी ट्रेड एंड इकोनॉमी, पीपल टू पीपल मतलब कि देयर शुड बी एक्सचेंज ऑफ पीपल्स, ब्रिटेन के लोग इंडिया में आए, इंडिया के लोग ब्रिटेन में जाएं, है ना, एंड डिफेंस एंड सिक्योरिटीज एरियाज में। उसके साथ साथ ये भी हुआ है कि बायलिटरल कॉपरेशन होगा ऑन ग्रीन हाइड्रोजन, रिन्यूएबल एनर्जी एंड ग्रीन टेक्नोलॉजी के ऊपर, क्लीन टेक्नोलॉजी के ऊपर। ये चीज कंफर्म हो चुकी है। मूविंग फर्दर, सो हमें सिटी की न्यूज नहीं पढ़नी है तो हम लोग सिटी की न्यूज को स्किप करेंगे। ओके, सो हम ये वाले स्टेट पेज में देखें तो ऐसी कुछ न्यूज नहीं है जो हमारे एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट हो। सो विल मूव टू द नेक्स्ट स्टेट पेज। सो व्हाट हैपन, सो कर्नाटका दिवस, सो देखा जाए तो कर्नाटका दिवस आने वाला है, और इस कर्नाटका दिवस पर जो एड्रेस है, एड्रेस किसने किया, हमारे कर्नाटका के चीफ मिनिस्टर वसवराज बोमई ने। और वसवराज बोमई ने एक बहुत अच्छी बात बोली है। अच्छी बात मतलब
वो स्टेट कर्नाटका स्टेट के रेसिडेंट्स के लिए, मतलब कैनेडियंस के लिए उन्होंने अच्छी बात बोली है। क्या बोला है? उन्होंने बोला है कि स्टेट गवर्नमेंट एक ऐसा लॉ लेके आएगी और उस लॉ के अकॉर्डिंग पॉलिसी बनाई जाएगी, बेसिकली एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी बनाई जाएगी, जिसमें इंश्योर किया जाएगा कि कनेडियास को 75% ऑफ द जॉब्स इन द स्टेट ऑफ कर्नाटका उनके लिए रिजर्व्ड रहे, चाहे वो स्किल्ड जॉब्स हो चाहे वो सेमी स्किल्ड जॉब्स हो, और इन दी बोथ पब्लिक सेक्टर एंड प्राइवेट सेक्टर। दैट्स व्हाट Vasavaraja Bommai, the chief minister of Karnataka, had said in the 66th Rajotsav function। ठीक है, अब राजोत्सव फंक्शन का मतलब होता है पीपल्स फेस्टिवल। मूविंग फर्दर, सो मद्रास हाईकोर्ट ने बोल दिया है कि भैया आप 10.5% इंटरनल रिजर्वेशन देते हो वनिकुला क्षत्रियास के लिए, वनिकुला क्षत्रियास कम्युनिटी के लिए, है ना, अमंग्स दी 20% मोस्ट बैकवर्ड क्लास रिजर्वेशन। मतलब टोटल देखा जाए तो रिजर्वेशन 20% तक है, किसके लिए? मोस्ट बैकवर्ड क्लास के लिए। और उस 20% में से 10.5% जो है वो रिजर्व्ड है किसके लिए? वनिकुला क्षत्रियास के लिए। और उस चीज को लेकर मद्रास हाईकोर्ट ने बोल दिया कि वानियार कोटा लॉ जो है, इंटरनल रिजर्वेशन लॉ जो है, इन दी 20% मोस्ट बैकवर्ड क्लास वाले कॉन्सेप्ट में से फॉर द एजुकेशन एंड पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, दैट इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल बिकॉज इट्स अल्ट्रा वायरस। इट वॉज अल्ट्रा वायरस द कॉन्स्टिट्यूशन। अल्ट्रा वायरस मतलब बियॉन्ड द कॉन्स्टिट्यूशन, बियॉन्ड द पावर। अल्ट्रा वायरस मतलब बियॉन्ड द पावर, तो कि कॉन्स्टिट्यूशन के एम्बिट से बाहर है। दैट्स व्हाट मद्रास हाईकोर्ट हैज सेड। मूविंग फर्दर, सो व्हाट हैपेंड, सो देखा जाए तो बहुत सारे फार्मर्स ने बेसिकली मार्च कर रहे हैं। तो अब उन्होंने रैली निकाली है, एंड रैली का नाम है कोर्ट टू टेम्पल। ठीक है, तो न्याय स्तंभ टू देवस्थानम, ये बेसिकली उन्होंने निकाला है इन दी स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश। कहां पर? अमरावती में। और देखा जाए तो इसमें जो फार्मर्स का सपोर्ट कौन कर रहे हैं? टीडीपी, तेलुगु देशम पार्टी, कांग्रेस, सीपीआई and other parties also, so they are extending support to the farmers। and farmers का जो मेन इशू है वो यही है कि वो चाहते हैं कि आंध्र प्रदेश की सिर्फ एक ही कैपिटल रहे, दैट इज अमरावती, और 3 कैपिटल्स वाला फॉर्मूला एप्लीकेबल ना हो, ये उनका कहना है, फार्मर्स का ये इशू है। ठीक है, चलो आज अपन ये वाला आंध्र प्रदेश वाला इशू पढ़ेंगे, क्योंकि आंध्र प्रदेश वाला इशू बहुत आ रहा है। टीडीपी वाईएसआर कांग्रेस के बीच में बहुत ज्यादा फाइट चल रही है, एंड इशू इज अबाउट समझ में आ जाएगा इशू क्या है, अपन उसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है, और टीडीपी का ये भी कहना है कि वाईएसआर कांग्रेस को अनकॉन्स्टिट्यूशनल, मतलब पार्टी रिकॉग्नाइज कर दो उनकी पार्टी को। अब वो है क्या इशू, समझेंगे। तो आज हमारे लिए देखा जाए तो हमारे लिए आज 4 एडिटोरियल इंपॉर्टेंट है। द फर्स्ट वन इज अबाउट टाइम फॉर एक्शन, इसको अपन डिस्कस करेंगे। ओके, टाइम फॉर एक्शन, इसको अपन डिस्कस करने वाले हैं। द सेकंड इज अबाउट फाइंडिंग अ वे आउट ऑफ इंडियाज डीपनिंग वाटर स्ट्रेस, इसको अपन डिस्कस करने वाले हैं डिटेल में। The third one is about why counting caste matters, इसको अपन डिस्कस करेंगे। एंड द फोर्थ एडिटोरियल, 4 एडिटोरियल इंपॉर्टेंट है। द फोर्थ एडिटोरियल, द टीडीपी सर्च फॉर अ फ्रेंड। सो ये देखा जाए तो पॉलिटिकली है, बट आंध्र प्रदेश में देखा जाए तो आंध्र प्रदेश में क्राइसिस आ रहे हैं, पॉलिटिकल क्राइसिस आ रहे हैं। अब ये क्राइसिस है क्या? देखो, देखा जाए तो ये इशू है स्पेशल कैटेगरी स्टेटस को लेकर, क्योंकि आंध्र प्रदेश में जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, तेलुगु देशम पार्टीज, प्रेशराइज कर रही है वाईएसआर कांग्रेस को कि भैया आंध्र प्रदेश को स्पेशल कैटेगरी स्टेटस में लेके आइए आप, है ना, स्पेशल कैटेगरी स्टेटस वाले स्टेट में लेके आइए। वाईएसआर कांग्रेस भी काम कर रही है, बट देखा जाए तो टीडीपी का ये कहना है, टीडीपी का ये एलिगेशन है कि वाईएसआर कांग्रेस जो है वो नहीं चाहती कि आंध्र प्रदेश को स्पेशल कैटेगरी स्टेटस से नवाजा जाए। अब है क्या, पहले वो हम समझ लेते हैं। स्पेशल कैटेगरी स्टेटस, तो देखो स्पेशल कैटेगरी स्टेटस इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं लिखा हुआ नहीं है, कहीं नहीं लिखा हुआ है। हाँ, 5th फाइनेंस कमीशन थी, उसकी रिकमेंडेशन आई, उसकी रिकमेंडेशन पर 1969 में स्पेशल कैटेगरी स्टेटस जो है वो कॉन्सेप्ट इमर्ज हुआ, और वो स्पेशल कैटेगरी स्टेटस उन स्टेट्स को दिया जाता है जो कि हिस्टोरिकली डिसएडवांटेज में रहे हो एज कंपेयर टू दी अदर स्टेट्स। ये चीज उन्होंने बोली, और ये कॉन्स्टिट्यूट हुआ था, ये कॉन्सेप्ट कॉन्स्टिट्यूट हुआ था 1969 में निकल के आया, लेकिन कॉन्स्टिट्यूट 1 साल पहले हो गया था 1968 में बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया
डॉक्टर जाकिर हुसैन, ठीक है। और इस कमीशन को देखा जाए, फिफ्थ फाइनेंस कमीशन को चेयर किया था किसने? महावीर त्यागी ने, जहां से ये कॉन्सेप्ट निकला था। किस कमीशन से कॉन्सेप्ट निकला? फिफ्थ फाइनेंस कमीशन की कॉन्सेप्ट से। इसको चेयर किसने किया था? महावीर त्यागी ने। कॉन्सेप्ट क्या निकला? स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स वाला कॉन्सेप्ट निकला, है ना। और कॉन्स्टिट्यूट किसने करी थी ये कमीशन? फाइनेंस कमीशन 1968 में। आया कब ये वाला, इसकी रिपोर्ट कब आई फिफ्थ फाइनेंस कमीशन की अबाउट दी स्पेशल कैटेगरी स्टेटस? 1969 में, ठीक है। अब देखा जाए तो स्पेशल कैटेगरी स्टेट जो है उनमें क्या कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं? पहला, हिली एंड डिफिकल्ट टेराइन, जैसे कि उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जो हिली एरियाज और डिफिकल्ट टेराइन वाली एरियाज हैं, जहां पर। दूसरा, लो पॉपुलेशन डेंसिटी होती है, मतलब जहां पर ट्राइबल पॉपुलेशन ज्यादा है एज कंपैरिजन टू दी रूरल एंड अर्बन पॉपुलेशन, जैसे कि झारखंड। थर्ड, स्ट्रेटेजिक लोकेशन अलोंग बॉर्डर्स विद नेबरिंग कंट्री, जैसे कि सिक्किम, जैसे कि अरुणाचल प्रदेश, जैसे कि असम, ठीक है। तो ये सारे स्टेट्स, ठीक है। फिर इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर बैकवर्डनेस, जैसे कि झारखंड, उड़ीसा। देन नॉन वाइबल नेचर ऑफ स्टेट फाइनेंसेस। तो ये कैटेगरीज कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं अगर किसी स्टेट को स्पेशल कैटेगरी स्टेटस में आना है, स्टेट्स में आना है। अब जैसे कि हमने बताया था, एग्जांपल दिए, एजिलियन डिफिकल्ट टेराइन मतलब हिमाचल प्रदेश, इकोनॉमिक ज्यादा खराब है आपकी झारखंड, उड़ीसा। आपका देखा जाए ट्राइबल पॉपुलेशन ज्यादा है तो झारखंड। तो ये सारे स्टेट्स को स्पेशल कैटेगरी स्टेटस में डाला गया, ओके। अब क्वेश्चन उठता है कि स्पेशल कैटेगरी स्टेटस में आने से स्टेट्स को फायदा क्या है? तो देखो, कंसेशन मिल जाता है, बहुत ज्यादा कंसेशन मिल जाता है। किसमें? एक्साइज एंड कस्टम ड्यूटीज में, इनकम टैक्स में, कॉर्पोरेट टैक्स में। और देखा जाए तो नॉर्मल सेंट्रल असिस्टेंस, जिसको एनसीए भी बोलते हैं, एनसीए के थ्रू गवर्नमेंट को, स्टेट गवर्नमेंट्स को बहुत सारा फंड मिल जाता है इन अ फॉर्म ऑफ ग्रांट्स, नॉट इन अ फॉर्म ऑफ लोन्स। जैसे अगर किसी स्टेट को लोन चाहिए, यूपी को लोन चाहिए, यूपी को पैसे चाहिए तो यूपी लोन लेगी। लेकिन अगर स्पेशल कैटेगरी स्टेटस वाला स्टेट है तो उसको लोन नहीं मिलता, उसको ग्रांट मिलता है। लेकिन क्वेश्चन उठता है, ग्रांट और लोन में डिफरेंस क्या है? लोन मतलब है कि वो आपको पे करना पड़ेगा, ग्रांट दान टाइप होता है, मतलब आपने दे दिया ये चीज। देन स्पेशल कैटेगरी स्टेटस वाले स्टेट्स में सेंटर जो है 90% ऑफ द स्टेट एक्सपेंडिचर अपने ऊपर लेता है ना। किस चीज को लेकर? इन ऑल दी सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स एंड एक्सटर्नल एड। बाकी 10% स्टेट को देना पड़ता है। जैसे कि मनरेगा, तो मनरेगा इज अ सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम, तो उसमें से स्कीम का जो 90% ऑफ द फंड है वो सेंट्रल गवर्नमेंट देगी। बाकी अदर अदर स्टेट्स में, जो नॉर्मल स्टेट्स है जैसे कि यूपी हो गया, बिहार हो गया, उसमें 50-50 चलता है या 40-60 चलता है। लेकिन स्पेशल कैटेगरी स्टेटस वाले में 90% ऑफ द फंड सेंटर देगा और 10% स्टेट देगा, ठीक है। ये सारी चीजें, ये फायदे होते हैं। तो अभी तो देखा जाए तो देयर आर 11 स्टेट्स इन इंडिया जिनको स्पेशल कैटेगरी स्टेटस में डाला गया, जैसे कि अरुणाचल प्रदेश है, असम है, मणिपुर है, मेघालय है, मिजोरम है, नागालैंड है, सिक्किम है, त्रिपुरा है, जम्मू एंड कश्मीर है, हिमाचल प्रदेश है और उत्तराखंड है। तो अभी जम्मू एंड कश्मीर जो है वो यूनियन टेरिटरी बन चुका है, ठीक है। अब देखा जाए तो पहले आंध्र प्रदेश को स्पेशल कैटेगरी स्टेटस में डाला गया था, है ना। लेकिन हटा दिया क्यों हटाया गया? तो देखो, 14th फाइनेंस कमीशन की 14 फाइनेंस कमीशन की रिकमेंडेशन आई और इस रिकमेंडेशन को हेड किया था वाईवी रेड्डी ने, है ना। सॉरी, आंध्र प्रदेश को कभी स्टेटस मिला नहीं, लेकिन स्टेटस धीरे धीरे रिमूव किया जा रहा है, अदर स्टेट से रिमूव किया जा रहा है। अब जैसे देखो, अब क्यों रिमूव किया जा रहा है? द थिंग इज, देखो, देखा जाए तो सेंट्रल के ऊपर ज्यादा बर्डन आ गया, बहुत ज्यादा बर्डन आ गया, क्योंकि 90% ऑफ द फंड जो है इन दी सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट को देना है। तो सबसे बड़ा मेन जो पॉइंट है वो यही है कि बर्डन जो है वो किसके ऊपर है? सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर। तो मेन पॉइंट यही है। और अभी डिमांड उठ रही है किसकी? कि भैया स्पेशल स्टेटस जो है आंध्र प्रदेश को मिलना चाहिए, जिसमें भारतीय जनता पार्टी जो रूलिंग गवर्नमेंट है, सेंट्रल रूलिंग गवर्नमेंट और टीडीपी दोनों बोल रहे हैं कि भैया सेंट्रली असिस्टेंस प्रोवाइड करेगी यूनियन बजट के अंदर। लेकिन इन दोनों अपोजिशन का कहना है, इन दी आंध्र प्रदेश, इनका कहना है कि जो वाईएसआर कांग्रेस है वो नहीं चाहती कि जो आंध्र प्रदेश है वो आपकी स्पेशल स्टेटस वाले स्टेट में आए, ठीक है, जिसके चलते इशू चल रहा है। मूविंग टुवर्ड्स दी सेकंड एडिटोरियल, दैट इज अबाउट व्हाई काउंटिंग कास्ट मैटर्स। अब देखो, व्हाई काउंटिंग कास्ट मैटर्स में देखा जाए तो सबसे पहले अपन थोड़ा सा बेसिक डिस्कस कर लेते हैं कास्ट सेंसस के बारे में, फिर से अपन एक बार डिस्कस कर लेते हैं। तो देखो,
2018 की बात है। 2018 में मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने बोला था कि सेंसस 2021 में ओबीसी कैटेगरी को भी इंक्लूड किया जाएगा। लेकिन जब रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया से बात पूछी गई तो रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया ने क्लैरिफिकेशन दी कि नहीं भाई, जब नॉर्मल सेंसस होगा तो नॉर्मल सेंसस में सिर्फ एससी और एसटी को ही इंक्लूड किया जाएगा, ओबीसी को इंक्लूड नहीं किया जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर ओबीसी को इंक्लूड कर दिया तो जो डेटा कलेक्शन होगा वो डेटा कलेक्शन की क्रेडिबिलिटी रिड्यूस हो जाएगी। क्यों? जैसे कि भाई एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि बहुत सारे कास्ट हैं, वो कास्ट अपना सरनेम डिफरेंट तरीके से यूज करते हैं। जैसे कि यादव, तो यादव कास्ट कैन बी राइट एज यादू, कैन बी राइट एज यदुवंशी, कैन बी राइट एज यादव। तो अब कोई स्टैंडर्ड नहीं है ना, इसके चलते हम उनको इंक्लूड नहीं करेंगे, ओबीसी को सेंसस 2021 में इंक्लूड नहीं करेंगे। और बहुत सारे लोग कास्ट और गोत्र में कंफ्यूज हो जाते हैं, है ना। और 2011 में जब कास्ट डेटा आया था, जिसको हम बोलते हैं सोशो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस, जो कि सेंटर ने रिलीज किया था, तो उसमें बहुत सारे प्रॉब्लम्स थी। प्रॉब्लम्स ये थे कि भाई गवर्नमेंट ने खुद बोला था कि ये जो डेटा कलेक्शन हुआ है सोशो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस में, वो क्रेडिबल डेटा नहीं है, वो क्रेडिबल डेटा नहीं है, तो उस बेस पे हम कोई स्कीम नहीं बना सकते। तो इसी के चलते एक कमेटी फॉर्म हुई थी, जिसको चेयरमैन किया था, जिसको चेयर किया था किसने? नीति आयोग के वाइस चेयरमैन ने, अरविंद पनीगरिया। लेकिन उस पे अभी तक, उस कमेटी में अभी तक एक भी सिटिंग नहीं हुई। तो देखा जाए अभी तक, अभी पूरे अभी तक के इंडियन हिस्ट्री में अगर कभी कास्ट बेस्ड सेंसस हुआ है, ओनली कास्ट बेस्ड सेंसस हुआ है, लोग कंफ्यूज होंगे सर 2011 में तो हुआ था सोशल इकोनॉमिक कास्ट बेस्ड, नहीं, दैट्स नॉट ओनली द कास्ट बेस्ड सेंसस, वो सिर्फ एससी एसटी का सेंसस था और नॉर्मल सेंसस था, उसमें पूरे तरीके से कास्ट सेंसस नहीं किया गया था। तो अगर लास्ट टाइम कभी कास्ट सेंसस हुआ है तो ब्रिटिशर्स ने किया था 1931 में। ओके, अब लेकिन क्वेश्चन उठता है कि कास्ट सेंसस करने की जरूरत क्यों है? देखा जाए तो हमारे इंडिया में इक्वलिटी इनइक्वलिटी बहुत ज्यादा है। और देखा जाए तो आर्टिकल 17, आर्टिकल 23, आर्टिकल 24, ये सारी जो चीजें हैं ना, जैसे कि आर्टिकल 17 बात करते हैं अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, तो इस चीज के लिए हमें पता तो लगे, हमारे पास डेटा तो होना चाहिए कि हमारे पास कितनी बैकवर्ड क्लास है, कितनी एससी क्लास है, कितनी एसटी क्लास है। तो उसी को लेकर गवर्नमेंट सही तरीके से पॉलिसी बना पाएगी, स्कीम बना पाएगी, लॉ बना पाएगी, तभी तो जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो अचीवेबल हो जाएंगे, है ना। ये सारी चीजें बताई गई नाउ। सो यही चीज बताया गया। और मेन इंपॉर्टेंट फैक्टर जो है कास्ट सेंसस कराने का, वो यही है, द फर्स्ट फैक्टर यही है कि जो एलिट क्लास के लोग हैं, वो एलिट क्लास के लोग समझते हैं कि भाई 21st सेंचुरी में जरूरत नहीं है। बट वो एलिट क्लास के जो लोग हैं ना, वो बेसिकली अर्बन एरियाज में रहते हैं। बट अगर अभी प्रेजेंट में रूरल एरियाज में भी जाओगे ना, तो अभी भी अनटचेबिलिटी होती है, अभी भी अनटचेबिलिटी अबॉलिश नहीं हुई, अभी भी डिस्क्रिमिनेशन होता है लोअर कास्ट अपर कास्ट में। ये चीज बताया गया। Moving further towards the next editorial, that's about the finding a way out of India's deepening water stress. तो सबसे पहले जो ऑथर है, ऑथर बेसिकली सदर्न स्टेट से आते हैं, और ऑथर ने बेसिकली कंडीशन जो है चेन्नई कंडीशन बताई कि चेन्नई में वाटर क्राइसिस बहुत ज्यादा है, चेन्नई बैंगलोर में वाटर क्राइसिस बहुत ज्यादा है, ड्रिंकिंग वाटर नहीं है। और देखा जाए तो गवर्नमेंट ने इस पे काम भी किया है। गवर्नमेंट ने पहले बहुत सारी मिनिस्ट्री हुआ करती थी, जैसे कि पहले वाटर रिसोर्स मिनिस्ट्री, रिवर डेवलपमेंट, गंगा रेजुवेनेशन मिनिस्ट्री, मिनिस्ट्री ऑफ ड्रिंकिंग वाटर सैनिटेशन। लेकिन इन सब मिनिस्ट्री को एक मिनिस्ट्री बना दिया, किसमें? मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति। ठीक है। अब देखा जाए तो और भी काम करने की जरूरत है, लेकिन उसके पहले ऑथर ने एक थोड़ा सा डेटा दिया। उन्होंने बताया कि हम रूरल एरियाज की बात करें तो रूरल एरियाज में 80 to 90% ऑफ ड्रिंकिंग वाटर जो है वो कहां से आता है? ग्राउंड वाटर से। और 75% ऑफ द वाटर एग्रीकल्चर में कहां से आता है? ग्राउंड वाटर से। और वहीं अर्बन एरियाज की बात करें तो 50 to 60% ऑफ द वाटर सप्लाई जो है वो ग्राउंड वाटर से आता है, और रिमेनिंग जो वाटर है वो कहां से आता है? सरफेस वाटर से। सरफेस वाटर रिसोर्सेज कौन कौन से हैं? जैसे कि रिवर हो गई, जैसे कि लेक्स हो गए, टैंक्स हो गई, रिजर्वॉयर्स हो गए, इन सब चीजों के बारे में, इन सब चीजों से आता है। ओके। फिर एग्जाम्पल दिया चेन्नई का एग्जाम्पल, भाई चेन्नई की सिचुएशन के बारे में बताया। तो पढ़ना है पढ़िए ये वाली चीज, नहीं भी पढ़ना है तो चलेगा, क्योंकि चेन्नई की सिचुएशन के बारे में बस हमें ये समझना है कि चेन्नई और बैंगलोर में ड्रिंकिंग वाटर की बहुत ज्यादा कमी है ना। अब ऑथर ने सोल्यूशन बताया, तो हमें सोल्यूशन पढ़ने की जरूरत है। प्रॉब्लम हमें पता है, प्रॉब्लम सबको पता होती है,
सोल्यूशन नहीं पता होता, वो सोल्यूशन ऑथर का हमें पढ़ना है। सबसे पहले सोल्यूशन क्या दिया, नीड फॉर साइनर्जी। तो ऑथर ने यही बोला कि गवर्नमेंट को पहली बात तो सीरियस होना पड़ेगा वाटर क्राइसिस को लेकर, स्पेशली इन दी अर्बन एरियाज, जिसके चलते मिनिस्ट्री ऑफ वाटर रिसोर्सेज जो है उसको रिकॉन्फिग्यू करना पड़ेगा, रिलेशनशिप बनाने पड़ेंगे विद द डिफरेंट मिनिस्ट्री, जैसे कि मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन डेवलपमेंट हो गया, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट हो गई, इन्वायरमेंट हो गया, एनवायरमेंट मिनिस्ट्री हो गई। तो इनके साथ इंटीग्रेशन होना पड़ेगा, इनके साथ कोऑर्डिनेशन करना पड़ेगा, तब जाके हम जमीन और वाटर जोनिंग पे सही तरीके से रेगुलेट लगा पाएंगे और अर्बन वाटर बॉडीज को प्रोटेक्ट कर पाएंगे। ये चीज ऑथर ने बताया। देन फिर ऑथर ने बताया कि देखो हमें पंजाब से लेसन सीखना चाहिए, स्पेशली रूरल पंजाब से। तो एक रिपोर्ट निकल के आई थी और बोला गया था कि देखा जाए तो पंजाब डेजर्ट बन जाएगा। ऐसी रिपोर्ट में निकला था कि पंजाब डेजर्ट निकल जाएगा, डेजर्ट बन जाएगा अगर पंजाब में ग्राउंड वाटर इसी स्पीड से यूज होता रहे। क्योंकि देखो देखा जाए तो 1960 से 1970 तक 35% ऑफ द ग्राउंड वाटर यूज होता था, लेकिन वही चीज 70% बढ़ गई ग्रीन रेवोल्यूशन के चलते हुए। क्यों? ग्रीन रेवोल्यूशन आया, वाटर की जरूरत पड़ी, तो भाई पंजाब के फार्मर्स को वाटर कहां से मिला? ग्राउंड वाटर से मिला। तो ये चीज खुद पंजाब में सिचुएशन बनी थी, लेकिन क्योंकि कल्टीवेशन करना पड़ता, पंजाब तो है एग्रीकल्चर स्टेट, तो वहां कल्टीवेशन के लिए और ये सब चीजों के लिए वाटर लगना पड़ता। वाटर कहां से आ रहा? ग्राउंड वाटर से आ रहा। इन सब चीजों के लिए हुआ क्या, गवर्नमेंट ने सेक्टर लेवल पर मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट्स के बीच में साइनर्जी बनाई, मतलब देयर शुड बी अ कोऑर्डिनेशन एफर्ट्स बनाया गया। ठीक है, जिसके चलते एग्रीकल्चर, एनवायरमेंट और रूरल डेवलपमेंट में जो प्रॉब्लम्स आती हैं उन प्रॉब्लम्स को हटाया गया। डिसिप्लिनरी लेवल पर क्या किया गया, गवर्नेंस और मैनेजमेंट को उनके बीच में इंटरेक्शन इंक्रीज कर दिया, जिसके चलते जो हाइड्रोलॉजी, हाइड्रोजियोलॉजी, एग्रीकल्चर साइंस, इनमें एक्सपर्टीज लोग होने लगे, इस फील्ड में ये लोग एक्सपर्टीज पाने लगे। ठीक है, ये चीज ऑथर ने बताया। देन प्रोटेक्टिंग रिसोर्सेज, लास्ट में ऑथर ने यही बोला है कि जो जल शक्ति मिनिस्ट्री का जो कॉन्सेप्ट है कि बाय द ईयर ऑफ 2024 हम लोग एवरी हाउस होल्ड में वाटर कनेक्शन लगवा देंगे, इससे अच्छा ये है कि वो लोग एम ये करें कि हम लोग वाटर रिसोर्सेज को, स्पेशली सर्विस वाटर रिसोर्सेज को हम लोग प्रोटेक्ट करें, कंजर्व करें, और वाटर का जितना कम हो सके उतना इफेक्टिव तरीके से, एफिशिएंट तरीके से यूज किया जाए। मूविंग फर्दर टुवर्ड्स दी नेक्स्ट एडिटोरियल। तो ये एडिटोरियल आप खुद पढ़े, टाइम फॉर एक्शन। तो इजी वाला है, मतलब इजी सा एडिटोरियल है। तो यही बताया गया कि G20 की मीटिंग हुई और G20 की मीटिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखती है इन दिस क्रिटिकल मूवमेंट, बिकॉज ऑफ दी सम चेंज हैपन इन सम अदर नेशंस, जैसे कि टर्की चेंज हो रहा है, जैसे कि अभी अफगानिस्तान में रेजीम चेंज हुई, चाइना अग्रेसिव हो रहा है। तो इस चीज के लिए G20 की मीटिंग होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखती है। मूविंग फर्दर ऑन दी नेशनल न्यूज, नेशनल न्यूज की हम बात करें, सो भूपेंद्र सिंह ने पूछा था बेसिक कंट्री से। अब बेसिक कंट्री कौन सी है? ब्राजील, साउथ अफ्रीका, इंडिया और चाइना। तो दीज आर दी 4 बेसिक कंट्रीज। उन्होंने क्वेश्चन पूछा था कि बेसिक से, भूपेंद्र यादव ने, जो कि इंडिया के इन्वायरमेंट मिनिस्टर है, कि भैया आप बताइए क्या करना चाहिए आपका, हम रिप्रेजेंटेशन अगर करेंगे COP26 में तो क्या करें, आप क्या बोलना चाहते हो? तो उनका बेसिक का यही कहना है कि पेरिस रूल बुक जो थी, मतलब COP21 2015 में जो पेरिस एग्रीमेंट हुआ था, उसको साइन ऑफ कर देना चाहिए इस COP26 में। मूविंग फर्दर, सो हमारे जो फर्टिलाइजर मिनिस्टर हैं मनसुख मांडविया, उनका कहना है कि जो स्पेकुलेशन फैला था कि फर्टिलाइजर की कमी हो जाएगी, फर्टिलाइजर की सप्लाई कम हो जाएगी, डिमांड बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाएगी, वो सारी स्पेकुलेशन गलत है और फर्टिलाइजर की सप्लाई जो है वो इंक्रीज होने वाली है, बहुत ज्यादा इंक्रीज होने वाली है और डिमांड को सरपास कर जाएगी। ये यूनियन मिनिस्टर ऑफ फर्टिलाइजर ने बोल दिया, केमिकल एंड फर्टिलाइजर ने बोल दिया है। मूविंग फर्दर, सो अगेन ऑन द नेशनल न्यूज व्हाट हैपन, सो इंडिया भी प्रिपेयर हो रहा है, इंडिया भी अपना बेसिकली अपनी पावर का प्रदर्शन कर रहा है चाइना के बॉर्डर पर। तो कल देखा जाए तो कल पैराशूट यूनिट की प्रैक्टिस हुई कॉम्बैट मैनोवर्स में, मतलब कॉम्बैट फील्ड में पैराशूट यूनिट्स की प्रैक्टिस हुई इन द इंडो चाइना बॉर्डर पर। और एक बहुत अच्छी न्यूज आई है फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया कि भैया इंडिया की वैक्सीन, इंडियन मेड वैक्सीन, आपका कोवैक्सीन, उसको ऑस्ट्रेलिया ने रिकॉग्नाइज कर दिया, जिसके चलते हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने स्कॉट मॉरिसन, जो कि ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर है, उनको धन्यवाद दिया। मूविंग फर्दर, सो जल शक्ति मिनिस्ट्री ने एक
गाइड लॉन्च करी है, रेस्क्यू गाइड फॉर द गैंगेस रिवर डॉल्फिन को लेकर। ठीक है, और गैंगेस रिवर डॉल्फिन जो है वो नेशनल एक्वेटिक एनिमल है इंडिया का, और इट विल लिस्टेड एज इंडेंजर्ड अंडर IUCN रेड लिस्ट असेसमेंट। ठीक है, IUCN रेड लिस्ट असेसमेंट में इंडेंजर्ड पे लिस्ट किया गया अंडर द इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। और अभी तक देखा जाए तो ये जो स्पीसीज है वो 4000 तक है। अभी एस्टिमेट किया है देयर आर अराउंड 4000 गैंगीज रिवर डॉल्फिन है। ठीक है, तो एक रेस्क्यू गाइड बताइए कि हाउ टू रेस्क्यू द डॉल्फिन्स, और ये रेस्क्यू गाइड बनाई किसने? अगर इसको नोट डाउन करना है तो नोट डाउन कर सकता है। सो इट्स प्रिपेयर्ड बाय द टर्टल सर्वाइवल एंड अलायंस एंड एनवायरमेंट फॉरेस्ट चेंज एंड डिपार्टमेंट। मूविंग फर्दर, सो ऑन दी वर्ल्ड न्यूज में आज एक ही इंपॉर्टेंट न्यूज है। सो व्हाट हैपेंड, सो पाकिस्तान में देखा जाए तो सिचुएशन थोड़ी खराब हो गई थी, क्योंकि पाकिस्तान का जो इस्लामिस्ट पार्टी है, एक बैंड पाकिस्तानी इस्लामिस्ट पार्टी है, वो प्रोटेस्ट कर रही थी, और प्रोटेस्ट करते हुए वो कैपिटल आने वाली थी। लेकिन गवर्नमेंट के साथ उनकी बात हुई, टॉक्स हुई, जिसके चलते उन्होंने रैली को बंद कर दिया। अब हुआ क्या था, सो अप्रैल में उनके एक तो उस पॉलिटिकल पार्टी का लिख लेना, उस पॉलिटिकल पार्टी का नाम है तहरीक लबाइक पाकिस्तान। तो उस पॉलिटिकल पार्टी के लीडर को अरेस्ट कर लिया गया। पहला तो ये दिक्कत थी। दूसरा, अभी फ्रेंच एम्बेसडर ने बेसिकली ब्लैम्पेशियस कैरिकेटरस पब्लिकेशन करी, मतलब उनके रिलीजियस सेंटिमेंट्स को हर्ट किया। फाइनली यही है, तो इसके चलते उनके रिमूवल की बात की गई। तो ये दो इशू थे जिसके चलते उन्होंने अभी जो मेजर डिमांड है, उनकी मेजर डिमांड यही है कि हमारे लीडर को रिलीज कर दिया जाए, और वो शायद पाकिस्तान गवर्नमेंट ने मान लिया, जिसके चलते ये सारे इश्यूज जो हैं वो रिजॉल्व होते नजर आ रहे हैं। मूविंग फर्दर, सो बिजनेस न्यूज में यही एक न्यूज हमारे लिए इंपॉर्टेंस रखती है कि जहां इन द मंथ ऑफ अक्टूबर हम लोग कोल क्राइसिस से गुजर रहे थे, वहीं इलेक्ट्रिसिटी डिमांड भी अराउंड इन द मंथ ऑफ अक्टूबर 4.8% से बढ़ गई, उसकी डिमांड, इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड। ये चीज निकल के आया। सो स्पोर्ट्स न्यूज में ऐसी कुछ न्यूज नहीं है जो हमारे एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव के लिए इंपॉर्टेंट हो। सो दिस द एनालिसिस ऑफ टुडेज न्यूज़पेपर। हम लोग कल फिर मिलेंगे विद सम एक्साइटिंग न्यूज, सम एक्साइटिंग करंट अफेयर्स। तब तक के लिए बाय बाय, हैव फन एंड एंजॉय योर डे। बाय बाय गाइस।